वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज हमारी जीएस की क्लास फिर से है और आज जीएस की क्लास में हम हिस्ट्री का जो पार्ट है लगभग हमारी हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, आज 30 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी तो हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आपका आज सैटरडे है तो कल अगर आपका जो वीडियो आएगा उसमें 50 क्वेश्चन, जो लास्ट वीडियो आएगा उसमें 50 क्वेश्चन हम हिस्ट्री के रखेंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो आज के क्वेश्चन हैं वो आपके मॉडर्न इंडिया से रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना मोस्टली मॉडर्न इंडिया से ही पूछा जाता है। और आप इतना ध्यान रखिए कि मॉडर्न इंडिया को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़िए जिस इस सोर्स से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन मैं आपको वो करा रही हूँ जो आजकल एग्ज़ाम में ट्रेंड में है। ठीक है, और अभी एग्ज़ाम तक कोशिश करेंगे कि आपको एक जैसे कई अदर स्टेट में जो रिसेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, तो वो एग्ज़ाम जो पूछे जा रहे हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम क्या करेंगे, ऑल ओवर जीएस का पेपर आपके लिए लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे आपके लिए 10-15 दिन कंटिन्यू करवाते रहेंगे। हर दिन एक पेपर, जैसे हमने 50 क्वेश्चन ले लिए, उसमें हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह से रहेगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होगा, इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, फिर पॉलिटी, और इस तरह से हम करंट अफेयर वगैरह करेंगे। ठीक है, और अभी आपके एसआई के एग्ज़ाम के लिए तो टाइम है, और थोड़ा डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए आपके पास लगभग 2 महीने हैं, और आपका जो लेक्चरर है उसके लिए तो आपके पास अभी 6 महीने हैं। तो जिस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम है तो वहाँ पे ज़रा थॉरो स्टडी पे अपना ज़रूर जोर रखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन इतनी देर में तो आप पढ़ चुके होंगे और इसका जो आंसर है वो भी यहाँ पे मेंशन हो चुका है। तो क्वेश्चन क्या था, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब ये मत सोचिए कि ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं तो हम इन्हें पढ़ना, स्किप मत कीजिएगा। एक बार रिवीजन और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। स्किप किसी भी पुरानी चीज़ को स्किप मत, जो ट्रेंड में जो चीज़ें रह चुकी है ना उन्हें स्किप मत कीजिएगा। ये मत कहिएगा ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हिस्ट्री में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप अपनी स्टडी में जितना आपको प्रैक्टिस मिलती है ना आप उसे कंटिन्यू ज़रूर कीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे भूदान आंदोलन के, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया। तो सही आंसर है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था आपका विनोबा भावे ने, और ये शायद आपका प्रारंभ किया था सन 1940 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि मैंने इसका डिटेल यहाँ पे रखा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे। आनंद मठ एक पुस्तक थी, उस पुस्तक के लेखक कौन थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर या अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर है आनंद मठ के लेखक आपके हो जाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब हम जैसे पढ़ के नहीं जाएंगे तो कई बार क्या होता है ना, हम बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर में थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए क्या है, आनंद मठ जो आप जो पुस्तकें हैं ना, तो पुस्तकों के राइटर ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो आनंद मठ पुस्तक है वो आपके लिखी गई थी सन्यासी विद्रोह के बेस पे। तो सन्यासी विद्रोह जो था उसी पे आधारित थी आपकी आनंद मठ पुस्तक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आनंद मठ पुस्तक है उसमें किसका वो है, तो वो है आपका सन्यासी विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। क्रिप्स प्रस्ताव जो आपका आया था 1942, साइमन कमीशन वो आपका आया था 1928, माउंट बेटन आपका 1900 कब आया था, ये 45, और आपका कैबिनेट मिशन आया था आपका 1946। कैबिनेट मिशन कब आया था आपका 1946 का ही है, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। किस प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंट बेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना जो आपकी आई थी 1946 में, इसी ने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, और इसी के अनुसार जो भारत की थी वो संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में, और कई बार क्या आता है ना, जो इस प्रकार की चीज़ें हैं इनका क्रम लगाने का भी आ जाता है, तो आप एक बार ज़रूर इन चीज़ों की आप क्या कीजिए, तारीख वगैरह या सन वगैरह ज़रूर याद करिएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, यानी एशियाटिक इंग्लिश में अगर पढ़ें तो क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब स्थापित हुई थी आपकी 1784 में, 1784 में। इसके प्रवर्तक कौन थे, किसने की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। तो सन 4 ऑप्शन है, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, जेम्स प्रिंसेप या जेम्स मैग्नेटॉस। तो इसका सही आंसर है आपका जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना की थी आपकी सर विलियम जोन्स ने, और कब की थी 1784 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं।
लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या राधा कृष्णन। तो जो लाइफ डिवाइन पुस्तक हमारी है इसके राइटर हो जाते हैं आपके अरविंद घोष। यहाँ पे जो पुस्तक, ये छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए इनका डिटेल हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन सा भारतीय था जिसको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिलता है आपका हरगोविंद खुराना, तो आपके साइंटिस्ट थे, इनको भी मिला था। अमर्त्य सेन को भी मिला, सीवी रमन को भी मिला, लेकिन सबसे पहले किसको मिला? तो सबसे पहले आपका मिलता है नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को, और ये मिलता है आपका सन 1913 में। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो था वो किस क्षेत्र में दिया गया और किस उपलब्धि के लिए दिया गया ये पुरस्कार। ठीक है, क्योंकि अब इतना तो सभी जानते होंगे ना कि प्रथम किसको मिला है। फिर है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रीय गीत है कौन सी पुस्तक से है? आनंदमठ, गोदान, चित्रा या डाकघर। तो जो वंदे मातरम पुस्तक है, वंदे मातरम गीत है, इसके रचयिता सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसके रचयिता है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इतना याद रख लीजिएगा। हो सकता है आपको चीज़ें याद हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, एग्ज़ाम टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आपका क्या है, ये आप बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके लिए रिवीजन टाइप का ये। ठीक है, तो वंदे मातरम तो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये हमारा है राष्ट्रीय गीत। एक है राष्ट्रीय गीत, एक है राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और जन गण मन किसने लिखा है? आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स मत कीजिएगा। फिर आपका आता है कि कहाँ से संकलित है। तो ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आपकी आनंदमठ से लिया गया है वंदे मातरम। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कहाँ गाया गया वंदे मातरम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कली संवत, शक संवत, विक्रम संवत या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो हमारा आधारित होता है आपके शक संवत पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? कई बार जीके टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो इतिहासकार था, जो रचनाकार था वो कौन था, वास्तुकार था वो कौन था। चंडीगढ़ शहर का पूछ लिया जाता है, वास्तुकार कौन था। ठीक है, तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन भी है कि केंद्रीय सचिवालय जो है उसके उत्तरी और दक्षिण खंडों का वास्तविक कौन था। 4 ऑप्शन हमको यहाँ मिलते हैं, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोरसेल, एडवर्ड लुटियंस या हर्बर्ट बेकर्स। तो इस क्वेश्चन का हम सही आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस क्या थे? केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक थे, और इन्होंने अन्य कई भवनों का भी निर्माण किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग करी सबसे पहले मुस्लिम लीग ने कब? तो इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं, 1938, 1940, 1941 और 1946। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1940 में। मुस्लिम लीग ने पहली बार जब पाकिस्तान की मांग की तो वो की आपकी 1940 में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं। 21 मार्च 1940 को, कब डेट कब की है? 21 मार्च की। 21 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने अंततः स्वतंत्र पाकिस्तान राज्य के गठन की मांग की, जो उनने क्या बोला कि यह क्या होनी चाहिए? मुसलमानों की मातृभूमि। लेकिन जो पाकिस्तान का विचार था यह अचानक से नहीं आया था, पाकिस्तान का विचार बहुत पहले से चल रहा था। जब रहमत अली ने इसका सबसे पहले पाकिस्तान नाम दिया था, तो ये विचार आपका 22-23 के आसपास से विचार चल रहा था अलग से पाकिस्तान का। लेकिन जो मांग करी थी वो करी थी सबसे पहले 1940 में, मार्च 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने शासन की दोहरी प्रणाली लागू की थी? द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो जहाँ से हम क्वेश्चन उठाते हैं ना वहाँ पे एक क्वेश्चन रिपीटेड भी रहते हैं। ठीक, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड रिपन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने सर्वप्रथम क्या किया था? आपके
शासन की दोहरी प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, अब इस पे जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली, सबसे पहले दोहरी शासन प्रणाली द्वैत शासन कहाँ पे लागू किया गया, बंगाल में। और किसने किया, लॉर्ड क्लाइव ने। और लॉर्ड क्लाइव कहाँ से संबंधित था, जब आपका शुरुआत में बंगाल को ये लोग जीतते हैं। ठीक है ना, तो मुर्शिदाबाद में उस समय स्थिति क्या थी कि मुर्शिदाबाद में एक कठपुतली नवाब बैठा था जो कंपनी को 6 लाख रुपए वार्षिक भत्ता देता था। ब्रिटिश सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया और अब वो इलाहाबाद में रहने लगा। यह तो खैर उस समय की बातें बता रहे हैं कि जब क्या हुआ था, अंग्रेजों के साथ संधि होती है। ठीक है, और अंग्रेज बंगाल को कब्जा कर लेते हैं। तो उसकी बात की बात है कि एक उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल में एक कठपुतली नवाब बैठा दिया और जो शाह आलम द्वितीय है उसको अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपने संरक्षण में ले लिया और वो कहाँ रहने लगे, इलाहाबाद में। ये तो अलग सी बात है, ये इसका पार्ट खैर नहीं है, ये अलग चीज़ है। लेकिन जो दोहरी शासन प्रणाली है वो लॉर्ड क्लाइव ने लगाई और सबसे पहले कहाँ पे करी, आपके बंगाल में करी। और इन्होंने जो दोहरी शासन प्रणाली वो क्या किया कि प्रशासनिक कार्य और एक राजस्व, 2 कार्य इन्होंने बांट दिए उसमें। ठीक है, 2 शासन की प्रणाली का मतलब ही कार्यों को अलग अलग डिवाइड करना। जैसे सेना का कार्य कोई और देखे, प्रशासन कोई और देखे, राज्य कोई और देखे, तो इस प्रकार द्वैत शासन कहा जा सकता है। बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, सब जानते हैं बंगाल के विभाजन के बारे में। और बंगाल का विभाजन कब होता है ये भी सब जानते हैं कि बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। और इतना भी शायद सभी लोगों को मालूम होगा कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। अब आगे की बात क्या है कि बंगाल का विभाजन किया क्यों गया। बंगाल का विभाजन तो हो गया, लेकिन बंगाल का विभाजन के फैक्ट पता है कि 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया, वापस कब लिया गया, लेकिन किया क्यों गया। सबसे पहली बात है कि क्या उठे विद्रोह को दबाना। नंबर बी है हिंदुओं और मुसलमानों को संतुष्ट करना, हिंदुओं और मुसलमानों की अलग राज्य की मांग को पूरा करना, या पश्चिम और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को विभाजित करने और हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि पश्चिम और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को विभाजित करने के लिए और हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, बंगाल के विभाजन को प्रभावित करने का निर्णय 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित किया गया। तो घोषणा कब की गई, बंगाल विभाजन की 19 जुलाई 1905 को। किसने की, लॉर्ड कर्जन ने, जो उसमें भारत का वायसराय था। अब विभाजन कब लागू हुआ, विभाजन हुआ आपके 16 अक्टूबर 1905 के। ठीक है, और इस टाइम पे क्या हुआ, जो मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से अलग कर दिया गया। कौन से, लॉर्ड लिटन के साथ सही है। अगर आप लॉर्ड लिटन के आप जानते होंगे, क्रोनोलॉजी आप जानते होंगे कि लॉर्ड लिटन भारत में कब आया था, तब आप बता सकते हैं कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले जो आपका रॉलेट एक्ट है इसे हटा दीजिए, क्यों, ये 1919 का है। और लॉर्ड लिटन हमारे पास आया था वो भारत में सन 1880 या उससे पहले भारत आ गया था, तो ये रॉलेट एक्ट तो नहीं है। बाकी 3 में से हम देखते हैं सही आंसर इसमें कौन सा है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे बी है, 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 है, यानी शस्त्र अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और मोटे सूती माल के आयात पर शुल्क समाप्त करना, ये क्या थे, आपके लिटन से संबंधित चीज़ें थी। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने लगाया था सन 1871-72 में और इसे समाप्त किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। बाकी शस्त्र अधिनियम और मोटे सूती माल के आयात पर शुल्क समाप्त करना, ये भी क्या है, लॉर्ड लिटन से ही संबंधित है। अब एग्जाम में ना थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रॉलेट एक्ट के विषय में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया गया। रॉलेट मार्क एक्ट क्या हुआ था, 1919 में लागू हुआ था। ठीक है, और ये रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ, फिर भारत में जो 2 नेता थे कांग्रेस के, सत्यपाल और किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो आपका रॉलेट एक्ट है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में किया गया था। और जो रॉलेट एक्ट था उसके अनुसार क्या था, ब्रिटिश सरकार बिना किसी मुकदमे के किसी को भी हिरासत में रख सकती थी। और जो आपका रॉलेट एक्ट था उसे निरस्त किया था लॉर्ड रीडिंग ने। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने ये एक्ट लगाया था और किसने हटाया था। तो चेम्सफोर्ड ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट को शुरू किया था और चेम्सफोर्ड ने लॉर्ड रीडिंग ने इसको समाप्त किया था। हम बात करते हैं रिपन की, तो रिपन ने
जो रिपन थे वो रोलेट एक्ट से संबंधित नहीं थे, बल्कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने ये शुरू किया था। फिर है किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया। अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो संबंधित है वो है आपके लॉर्ड लिटन से, यानी लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। तो भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाद में हटा दिया गया, और किसने हटाया? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, सन 1881 में। इस कानून को, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको 1881 में लिटन के उत्तराधिकारी यानी लिटन के बाद जो वायसराय बने लॉर्ड रिपन ने, और उन्होंने शासन किया था 1880 से 1884 तक, उन्होंने इसको निरस्त कर दिया था। हालांकि जो आपके प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्या हुआ था, भारतीयों को प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया, पत्र छापने पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। तो इससे भारतीयों में कुछ आक्रोश पैदा हुए, जिससे क्या हुआ, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया? तो भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया किस अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो अगर आपने ये सारे पढ़े हैं जो हमारे, अगर आप भारतीय संविधान की स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में भी ये चीज़ें हमारे देखी जाती हैं, इनके डिटेल आपने पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने का काम किया था, ठीक है, द्वैध शासन का सिद्धांत था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुलिकट में कारखाना डचों द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत में डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिश इस तरह से आए थे आक्रमणकारी। तो डचों द्वारा भारत में कब स्थापित किया गया था? पुलिकट की बात हो रही है 1520, 1610, 1615 या आपके ये है 1639। तो डचों ने भारत में जो अपना पुलिकट में कारखाना स्थापित किया था वो क्या था आपकी 1610 में किया था, ठीक है। ये कई बार क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है कि भारत में आक्रमणकारी किस तरह से आए, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, स्पेनिश, इस तरह से पूछा जाता है, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। डच लोग सन 1605 से 1825 तक भारत में रहे थे। कब से कब तक? 1605 से 1825 तक। और उन्होंने 1610 में पुलिकट में अपना एक कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने सहायक संधि के तहत अपना लगभग आधा क्षेत्र ब्रिटिशों को सौंप दिया था? सहायक संधि के तहत किसने अपना आधा क्षेत्र ब्रिटिशों को सौंप दिया था? अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम, बंगाल के नवाब या बाजीराव द्वितीय। अंग्रेजों ने क्या किया था? सहायक संधि। और आप जानते होंगे सहायक संधि से कौन से संबंधित हैं? सहायक संधि जो शुरू की थी आपके लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित है। इन्होंने सहायक संधि के तहत सबसे पहले किसको किया? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले कौन से राज्य को सहायक संधि के तहत मिलाया गया था। तो अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दिया था सहायक संधि के तहत। ऑप्शन नंबर ए, अवध के नवाब ने, ठीक है। किसने दिया था? अवध के नवाब ने। अवध के नवाब ने सहायक संधि के तहत अपना लगभग आधा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया। उन्हें वर्ष 1801 में इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और परिणाम स्वरूप नवाब ने दोआब, रोहिलखंड और इलाहाबाद खो दिया था।
अंग्रेजों ने हिमालय की तलहटी को छोड़कर 3 तरफ से उनके क्षेत्र को घेर लिया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने, तो अब कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि अवध के किस क्षेत्र को, तो दोआब, रोहिलखंड और इलाहाबाद को क्षेत्र से उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, अवध के नवाब ने। ठीक है, ये प्रथम बर्मी युद्ध किस निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान लड़ा गया था? प्रथम बर्मी युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड एडम्स या लॉर्ड एमहर्स्ट? प्रथम बर्मी युद्ध जो लड़ा गया था गवर्नर जनरल के शासनकाल में, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में प्रथम बर्मी युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और प्रथम बर्मी युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट जो कब से कब तक रहे भारत में, 1823 से 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट भारत में रहे थे। उनके शासनकाल में लड़ा गया था और युद्ध की घोषणा की गई थी 1824 ईस्वी में। तो वायसरायों का कार्यकाल पूछा जाता है। वायसरायों से क्रोनोलॉजी एक जो उनका होता है कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो क्या है ना, हर क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल जो दी जा रही है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर को भी ध्यान से पढ़िए, उसके साथ जो आपको डिटेल दी जा रही है वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आती है, इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके पास है और 20 क्वेश्चन हम लगभग कर चुके हैं। उत्तरी भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? ये उत्तरी भारत का, नॉर्थ इंडिया का दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राधाकांत देव या केशव चंद्र सेन? भाषा भी पढ़ लीजिए, उत्तरी भारत का हिंदू लूथर। और एक आप अगर पढ़ते होंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? यहाँ पर हमें क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का लूथर किसे कहा जाता है? ठीक है, उत्तरी भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? और एक क्वेश्चन बनता है आपके, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? अगर आपको इस क्वेश्चन की जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कमेंट करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको जानकारी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो उत्तरी भारत का जो आपका लूथर कहा जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, इंग्लिश में ही टाइप हो गया, तो ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उत्तरी भारत का लूथर कहा जाता है। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो 19वीं सदी के एक महान बंगाली विद्वान थे, सुधारक थे, लेखक थे और परोपकारी व्यक्ति थे। इनके विचार आधुनिक भारत में भी प्रासंगिक है। उन्होंने अपना जीवन, हाँ, तो मुख्य तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है वो हिंदू विधवाओं की स्थिति सुधारने और पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए आता है। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम है विधवा पुनर्विवाह और हिंदू विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1856 का हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब प्रयास किया तो उसी के तहत किया गया। बाद में 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया और इसलिए उन्हें उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन से एक ही जानकारी मिली कि जो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? सन 1856 में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध से संबंधित है? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध? अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं हिस्ट्री की, तो हम आपको ये जो आंग्ल और मैसूर आंग्ल मराठा युद्ध है इसकी मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपको मैंने बताया था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, कब क्या होता है, कितनी संधियाँ होती हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो, क्योंकि सारी चीज़ें क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं हो सकती। अगर आपको डिटेल से अगर लेसन पढ़ा रहे हैं तो लेसन में तो आपको सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर सारा डिटेल नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम क्या कहते हैं, कई चीज़ें आपको बोल के भी समझाते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ना थोड़ा हमारे नेचर में नहीं है, इसलिए हम आपको हर क्वेश्चन का डिटेल जरूर देते हैं। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लें। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है वो आपकी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है, ऑप्शन नंबर बी। और जो आपको मैंने बताया था कि प्रथम जो आपका
प्रथम द्वितीय तृतीय 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, इसमें जो आपका टीपू सुल्तान होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। 3 आंग्ल मैसूर युद्धों में तो संधि होती है और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि आपकी तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की। थोड़ा सा इसका डिटेल क्या है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत में 18 मार्च 1792 को हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए? 1792 में। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निज़ाम, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर के टीपू सुल्तान शामिल थे। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तक आपके टीपू सुल्तान थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि भी और 2 और उसमें संधियाँ होती हैं मद्रास और मंगलौर की संधि, ये भी क्या है आपके आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। सुनिएगा भी जरूर और क्वेश्चन में आप देखिएगा भी जरूर आंसर क्या आ रहा है। फिर है, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने अंग्रेज खान कहा था? जो मुगल सम्राट जहांगीर था उसने किसको अंग्रेज खान कहा था? सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडल्टन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप देख लेते हैं, आपका विलियम हॉकिंस। तो अंग्रेज खान जहांगीर ने कहा था विलियम हॉकिंस को। और विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? अगर आपको ध्यान हो तो आया था आपके 2 लोग। सबसे पहले जो आया था अंग्रेज वो आया था 1608 में, शायद ये आया था आपके विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। ठीक है, चलिए डिटेल में भी है इसका है। कैप्टन विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे। सूरत में लंगर डालने वाले पहले कंपनी जहाज हेक्टर के कमांडर थे। तो जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला जहाज़ था वो कौन था? हेक्टर। और उस हेक्टर के कमांडर थे आपके विलियम हॉकिंस। 24 अगस्त 1608 को भारत पहुँचे और 1609 में सम्राट जहांगीर के दरबार में गए। सम्राट ने सूरत में एक अंग्रेजी कारखाने के लिए कमीशन दिया था, लेकिन बाद में पुर्तगालियों के दबाव में से रद्द कर दिया गया था। तो इनको सबसे पहले जो एक कारखाना की परमिशन मिली थी वो कहाँ थी मिली? आपकी सूरत में मिली थी, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में इसे इन्होंने क्या कर दिया? रद्द कर दिया था। ठीक है, चलिए अब कब पहुँचे? 1608 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन में डिटेल रहता है ना, तो क्वेश्चन पढ़ने में हमें तो ऐसे ही मज़ा आता है। जब तक कुछ हिस्ट्री में अगर कहानियाँ ना मिले तो हिस्ट्री पढ़ने का मज़ा ही नहीं आता, कनेक्टिविटी नहीं हो पाते ना। कनेक्टिविटी नहीं होती तो रटने से थोड़ा सा क्या होती, चीज़ें मिसमाइंड हो जाती हैं। इसलिए अगर कहानी मिल जाए तो ज़रा अच्छा रहता है। निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया? भारत में इसमें केवल एक ही पाठ की आवश्यकता है कि कैसे मरना है, और इसे सिखाने का एकमात्र तरीका है कि हम स्वयं मर जाएं। इसलिए मैं मरता हूं और अपनी शहादत पे गर्व करता हूं। यह एक कथन है। अब मैं बताना है कि यह कथन किसने दिया। एक बार आप कथन को ध्यान से पढ़िए और अगर आपने ये पढ़ा है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। कथन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और ऑप्शन भी आपने देख लिए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं आते हैं तो हम इसका आंसर आपको बताते हैं। तो जो मदन लाल धिंगरा थे, मदन लाल धिंगरा ने मरते समय जो कथन कहा था कि भारत में इस समय केवल एक ही पाठ की आवश्यकता है, कैसे मरना है, और इसे सिखाने का एकमात्र तरीका है कि हम स्वयं मर जाएं, तभी बताया जा सकता है कि कैसे मरना है। इसलिए मैं मरता हूँ और अपनी शहादत पर गर्व करता हूँ। मदन लाल ढींगरा ने कब मरे, कैसे इनकी मृत्यु हुई, चलो इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। मदन लाल ढींगरा अमृतसर में जन्मे थे। इंग्लैंड में अध्ययन कार्य करने वाले भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थे और वहाँ वे श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर दामोदर सावरकर जैसे प्रभावशाली क्रांतिकारी नेताओं के संपर्क में आए। ठीक है, वे ब्रिटिश धरती पर फांसी दिए जाने वाले पहले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जितनी जानकारी है वो ये है कि मदन लाल ढींगरा जो थे वो अंग्रेज़ों की धरती पर फांसी दिए जाने वाले पहले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वो अब क्यों उनको फांसी दी गई, उन्होंने क्या किया? 1909 में लंदन में भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले के राजनीतिक सहयोगी सर कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। तो उन्होंने क्या किया? 1909 में लंदन में भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले के राजनीतिक सहयोगी सर कर्जन वायली, तो इन्होंने हत्या किसकी की थी? कर्जन वायली। ठीक है, और इसके बाद उन्हें 17 अगस्त 1909 को लंदन के
पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई थी। किसको? मदनलाल ढींगरा को। ये था आपका मदनलाल ढींगरा का डिटेल। फिर है, निम्नलिखित में से किसने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी? केशव चंद्र सेन, लोकहितवादी, शिवनाथ शास्त्री या देवेंद्रनाथ टैगोर। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। किसके विषय में है? वेद समाज के विषय में। क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल्स है कि वेद समाज की स्थापना कब होती है, 1864 में, कहाँ पर होती है? मद्रास में। अब हमें बताना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना करते हैं आपके केशव चंद्र सेन। किसकी स्थापना? वेद समाज की स्थापना। ठीक है, अब इसका डिटेल क्या है? दक्षिण भारत में सुधार केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में अब केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में दक्षिण भारत में सुधार हुए। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1864 में मद्रास में, लेकिन किस नाम से? वेद समाज के नाम से। ठीक है, तो दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज का नाम जो केशव चंद्र सेन ने दिया वो वेद समाज 1864 में, ठीक है, था वो ब्रह्म समाज। उन्होंने क्या बोला? वेद समाज के नाम से ब्रह्म समाज की स्थापना की दक्षिण भारत में, याद रख लीजिएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी के साथ शुरू हुआ? अब देख सकते हैं आप, क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी आपको टिपिकल नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपको थोड़ा कहीं भी अलग सा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन की भाषा बदल दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया दांडी मार्च, सबको पता है, लेकिन दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया, किस आंदोलन के तहत शुरू किया, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सही आंसर इसका हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। और ये क्या, कैसे शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ था, क्योंकि जो आपका दांडी मार्च है वो किसके लिए हुआ था? नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, अब इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत होती है नमक कानून तोड़ने को लेकर के, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, उसकी डिटेल क्या है? नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। शुरुआत होती है दांडी मार्च से और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण का हिस्सा था। गांधी जी ने क्या किया? साबरमती आश्रम से दांडी गांव के पास समुद्र तट तक दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। शुरू कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से। 24 दिनों की इस यात्रा में और 390 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हजारों लोग उनके साथ शामिल हुए थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को और दांडी पहुंचा जाता है 6 अप्रैल 1930 को और वहां पर उन्होंने क्या किया? नमक कानून तोड़ा था। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि दांडी आंदोलन के साथ जो शुरू होती है वो हमारी जो आंदोलन वो है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कौन करता है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो भारत में सब अब तक तो सब जान चुके होंगे कि कोई क्वेश्चन 1-2 बार आपको पहले भी करवा दिया गया है, किसी और भाषा में करवाया गया होगा। तो जो भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करते हैं वो है हमारे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के बाद आते हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन अभी हमने क्या पढ़ा, इन्होंने क्या कहा? इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? लॉर्ड लिटन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था उसको समाप्त किया था और भारत में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है आपके लॉर्ड रिपन को। वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1882 पारित किया। तो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड रिपन और 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया ताकि भारतीयों को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, ताकि भारतीयों को अपने मामलों का, जब स्थानीय स्वशासन होगा तो भारत का क्या करेंगे? अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1915, 16, 17 या 18। चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, ये सब क्या थे? जब गांधी जी भारत आए तो उसके बाद क्या हुए? ये आंदोलन शुरू हो गए थे। तो जो खेड़ा का आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? चंपारण तो सभी जानते हैं 1917 में शुरू हुआ था। अब खेड़ा देखते हैं, तो खेड़ा का सही आंसर है आपका 1918। खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था 1918 में। ठीक है, और खेड़ा का आंदोलन जो 1918 का हुआ उसमें हुआ क्या?
इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। और खेड़ा कहाँ पे है आपके? गुजरात में। ठीक है, तो जो गुजरात में खेड़ा आंदोलन शुरू किया था, तो क्यों शुरू किया था? जो खेड़ा का क्षेत्र था, खेड़ा जिले के जो क्षेत्र थे, वहाँ पे किसानों के समर्थन में इस आंदोलन की शुरुआत की। और वो किसान क्या थे? अकाल का सामना कर रहे थे। उस साल वहाँ पे अकाल पड़ी हुई थी, और अकाल में ही क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार जो थी वो उनसे राजस्व ले रही थी। तो इसी के तहत जो वहाँ के किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था, क्योंकि अकाल थी और जो इसलिए वो सरकार को राजस्व देने में असमर्थ थे। लेकिन जो सरकार थी, अंग्रेज़ थे, वो क्या थे? कर खत्म करने के मूड में नहीं थे। और इस प्रकार जो खेड़ा के किसान थे उन्होंने आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? आपके महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी ने उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, किसके साथ मिलके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर नो रेवेन्यू अभियान शुरू किया था। ठीक है, और इस सत्याग्रह का नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने राजस्व घटा करके 6.03% कर दिया और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे केवल उन किसानों से राजस्व वसूलें जो भुगतान के लिए तैयार थे। थोड़ा सा इसने यहाँ पे आना था। ठीक है, तो कितना किया? राजस्व घटाकर 6.03%। और अधिकारियों को क्या आदेश दिया कि केवल उन्हीं किसानों से राजस्व वसूला जाए जो कर देने में या भुगतान करने में इसके लिए तैयार थे। चलिए 29 क्वेश्चन, और उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास 30 क्वेश्चन आज हो जाएंगे। और लास्ट क्लास जो आएगी उसमें आपको 50 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, कंबाइंड क्वेश्चन आपके एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री मिला करके 50 शानदार क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अभी आने वाली क्लास में कराए जाएंगे। आज कल आएगी या आपकी परसों आएगी। ठीक है, फाइनल क्लास आपकी हिस्ट्री 200 क्वेश्चन कंप्लीट। हिंदू टाइम्स समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार जगत सिंह, के.एम. पणिक्कर। ये पणिक्कर नहीं है, ये आपका के.एम. कहीं पे आपको पणिक्कर मिलेगा, कहीं पे आपको पणिक्कर मिलेगा, तो के.एम. पणिक्कर, ये है के.एम. पणिक्कर। ठीक है, और एस सदानंद। तो हिंदू टाइम्स समाचार पत्र, इसके संपादक थे आपके के.एम. पणिक्कर। यहाँ पे पणिक्कर है, तो ये आपके के.एम. हमने तो पणिक्कर है। ठीक है, जो 1900 अब इन्होंने कब किया था? 1922 में। 1922 में के.एम. पणिक्कर ने दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स, और ये था एक अंग्रेजी दैनिक, इसकी स्थापना की थी। तो हिंदुस्तान टाइम्स आपका किससे संबंधित है? के.एम. पणिक्कर से 1922 में। और अभी भी क्या आता है? हिंदुस्तान टाइम्स नाम का न्यूज़पेपर अब भी चलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंततः कब वापस ले लिया गया? मार्च 1933, मार्च 1934, अगस्त 1934 या जनवरी 1935? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे होती है? दांडी मार्च से, यानी नमक कानून यानी नमक सत्याग्रह से होती है 1930 में। ठीक है, अब इसे वापस कब लिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन को? तो ये लिया गया आपके अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। और थोड़ा सा इसका जो डिटेल है, आपको मज़ा आएगा डिटेल पढ़ने में, आप बोर नहीं हो डिटेल पढ़ने में, क्योंकि आपको चीज़ें याद रहेंगी जब हम कहानी टाइप से आपको इसको पढ़ाएंगे। हुआ क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंततः अप्रैल 1934 में वापस ले लिया गया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वह किया था महात्मा गांधी ने, और 1930 में यह शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा। ठीक है, सविनय विनम्रतापूर्वक अवज्ञा करना। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य था कि शांतिपूर्ण तरीकों और ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग, एक तो शांतिपूर्ण तरीके सविनय, और ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग यानी अवज्ञा के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। इस आंदोलन का देश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मई 1933 में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और अंततः अप्रैल 1934 में इसे वापस ले लिया गया। यह आंदोलन गांधी इरविन समझौते के कारण समाप्त हुआ। तो समाप्त क्यों होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन? गांधी इरविन समझौते के कारण, जिस पर हस्ताक्षर किसने किए गांधी इरविन समझौते पर? महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने। कब किए? 5 मार्च 1931। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो आज हमने 30 शानदार क्वेश्चन किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इनकी डिटेल को लेके आप जाने तो आप कम से कम आपने 20 क्वेश्चन और करे होंगे, तो 50 के अराउंड क्वेश्चन आज आपने करे हैं। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपके लिए 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है उसका वेट जरूर कीजिएगा।